बच्चों आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान का लेसन 4 वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता की परिभाषा आज से बताने के पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उनके बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले है आपका चालक। चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें आवेशवाहक पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं तथा जिनमें धारा प्रवाह सरलता से होता है, आसानी से होता है, वे चालक कहलाते हैं। यानी विद्युत की सुचालक। सभी धातुएं जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि ये सब विद्युत की सुचालक होती हैं, ये चालक हैं। दूसरा आपका आता है वैद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। वे पदार्थ जिनमें आवेशवाहक लगभग नगण्य संख्या में पाए जाते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है तथा इनमें धारा प्रवाह नहीं होता है, वैद्युत रोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं या वैद्युत रोधी कहलाते हैं। इन्हें कुचालक भी कहते हैं। वैद्युत रोधी अथवा परावैद्युत को कुचालक भी कहा जाता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर रबड़, कागज, अभ्रक, कांच आदि। अब किसी चालक के अंदर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश ये क्या होते हैं? किसी चालक के अंदर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। आप सभी जानते हैं कि परमाणु के बीच में एक धन आवेशित नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये धन आवेशित नाभिक और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। सामान्य अवस्था में नाभिक में जितना धन आवेश होता है उतना ही बराबर व विपरीत परिमाण का ऋण आवेश होता है। आप जानते हैं नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे निश्चित कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण सामान्य अवस्था में जो परमाणु होता है उदासीन होता है। जो नाभिक के नजदीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा होता है वह नाभिक से प्रबल आकर्षण बल से बद्ध होता है। जो दूर कक्षा में यानी सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा कर रहा होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल जो नजदीक की तुलना में बहुत क्षीण होता है। और यही जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं यही आवेश वाहक होते हैं। यही अपनी कक्षा छोड़कर यानी धातुओं में यानी चालक में वो गति करते हैं। इन्हीं को आवेश वाहक या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जब ये किसी परमाणु से ये बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन इससे हट जाता है तो नाभिक पर यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो नाभिक जो होता है वो धन आवेशित हो जाता है। धन आवेशित हो जाता है। यही जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ यानी बाहर वो अपनी कक्षा छोड़कर जाता है उसी को कहा जाता है मुक्त आवेश अथवा इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिस परमाणु से यह अपनी कक्षा छोड़कर जाता है उस पर धन आवेश आ जाता है। धन आवेश हो जाता है। नाभिक जो होता है आयनित हो जाता है यानी धन आवेशित हो जाता है। इसको कहा गया बद्ध आवेश।
चालक के अंदर जो गति करते हैं वो मुक्त आवेश ही करते हैं, और ये धन आवेश यानी नाभिक जो है अपनी जगह स्थिर रहता है, इसीलिए इसको बद्ध आवेश कहा गया। और जो इस कक्षा को छोड़कर गया इलेक्ट्रॉन उसको मुक्त आवेश। परावैद्युत के प्रकार। परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं, एक अध्रुवी परावैद्युत, दूसरा ध्रुवी परावैद्युत। दो प्रकार के, अध्रुवी परावैद्युत और ध्रुवी परावैद्युत। अब आप देखिए अध्रुवी परावैद्युत किसे कहते हैं। अध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात इनके अणुओं में कोई परिणामी एवं अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। जैसे N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन का अणु, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आदि। अध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं। जैसे धनावेश ऋणावेश का केंद्र संपाती का मतलब एक ही बिंदु पर होगा, तथा इनके अणुओं में जो कोई अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ, जैसे अगर नाइट्रोजन दो परमाणुओं से मिलकर बना है नाइट्रोजन के, तो इनमें एक नाभिक होगा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में परिक्रमण करेंगे, तो जो केंद्र होगा धन आवेशित का, कहने का मतलब हुआ ये दोनों धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के केंद्र जो होंगे वो संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, इसलिए इनको अध्रुवी परावैद्युत कहा गया। और इनके अणुओं में के बीच कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। दूसरा है ध्रुवी परावैद्युत। ध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होते, यानी केंद्र संपाती नहीं होते, यानी अलग अलग होंगे, संपाती नहीं होते हैं, तथा इनके अणुओं में परिणामी एवं अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे आपका हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक, H2O और NH3 अमोनिया आदि। परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण क्या है? बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेशों तथा ऋणावेशों के आपेक्षिक विस्थापित होने की घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थों में धनावेशों तथा ऋणावेशों के आपेक्षिक विस्थापित होने की घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। जैसे यही धनावेश और ऋणावेश है, ये अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनमें विस्थापन हो जाता है, यानी ये दोनों दूर दूर कुछ हो जाते हैं, वही परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहा जाता है। अब ये देखिए ध्रुवी परावैद्युत के लिए, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ के लिए ध्रुवण कैसे इनमें होता है? ध्रुवी परावैद्युत के लिए
ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का प्रत्येक अणु एक सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसका अपना वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। ध्रुवीय पदार्थ के लिए है ये। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का प्रत्येक अणु एक सूक्ष्म वैद्युत ध्रुव होता है जिसका अपना वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण ये वैद्युत ध्रुव अनियमित रूप से अभिविन्यस्त रहते हैं। अतः किसी भी दिशा में इनका परिणामी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण शून्य रहता है। जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में सभी वैद्युत ध्रुवों पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अगर यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र नहीं है, अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इसको रखा जाता है तो सभी वैद्युत ध्रुवों पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है जो उन्हें बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी जिधर क्षेत्र की दिशा होगी उस दिशा में इसको संरेखित करने का, एक ही दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ ध्रुवित हो जाता है। अब यहां देखिए, अध्रुवीय परावैद्युत के लिए, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के लिए अध्रुवीय के लिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन पदार्थों के अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। ये पहले बताया गया। अतः प्रत्येक अणु का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण शून्य रहता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जब इन पदार्थों को, यानी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को रखा जाता है तो धनावेश पर वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर वैद्युत बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अतः धनावेश का केंद्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश का केंद्र क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। यानी वो वैद्युत बल जो कार्य करेगा धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जिसके कारण ये विस्थापित हो जाते हैं। धन आवेश और ऋणावेश के केंद्र विस्थापित हो जाते हैं। अब पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक वैद्युत ध्रुव बन जाता है जिसके कारण उसका स्वयं अपना वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। इस स्थिति में ये पदार्थ वैद्युत ध्रुवित कहलाते हैं। परावैद्युत भंजन, इसके पहले हमने बताया बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत माध्यम ध्रुवित हो जाता है। यानी परावैद्युत का ध्रुवण बताए, ध्रुवित हो जाता है। यदि परावैद्युत पर आरोपित क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाएं तो धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्रों के बीच विस्थापन अधिक होने लगता है। यदि एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अधिक सीमा तक बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि इनके अणुओं से, यानी जो परावैद्युत पदार्थ है, इनके अणुओं अधिक विकृति उत्पन्न होती रहेगी। इनके बीच बढ़ाते जाएं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परावैद्युत के अणुओं से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, जो बाह्य कक्षा में होते हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाते हैं और परावैद्युत माध्यम चालकीय हो जाता है। ऐसी अवस्था को परावैद्युत भंजन कहते हैं। फिर से ध्यान से इसको एक बार सुनिए। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत माध्यम ध्रुवित हो जाता है।
यदि परावैद्युत पर आरोपित क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाती जाती है तो परावैद्युत के अणुओं में स्थित धनावेशों और ऋण आवेशों के द्रव्यमान केंद्र परस्पर अधिक विस्थापित होने लगते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरंतर बढ़ाएं तो अंततः एक ऐसी स्थिति आती है जब धनावेश और ऋणावेश के बीच पारस्परिक विस्थापन इतना बढ़ जाता है कि परावैद्युत के अणुओं से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और परावैद्युत माध्यम चालकीय हो जाता है। ऐसी अवस्था को परावैद्युत भंजन कहते हैं। ऐसी अवस्था को परावैद्युत भंजन कहते हैं। इस प्रकार अब यहां देखिए परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसे परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत भंजन की स्थिति आए बिना सहन कर सकता है। पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। फिर से देखिए, परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसे परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत भंजन की स्थिति में आए बिना सहन कर सकता है। यानी वो जो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाते हैं परावैद्युत भंजन कहलाता है। यानी वो पृथक ना हुआ हो, ठीक उसके बाद अगर तीव्रता बढ़ाई जाएगी तो पृथक हो जाएगा, वह कहलाती है परावैद्युत सामर्थ्य। अब भंजक विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन ठीक प्रारंभ होने की स्थिति में पहुंच जाए, भंजक विभवांतर कहलाता है। यानी ठीक स्थिति में पहुंच जाए, भंजक विभवांतर कहलाता है।